आज की क्लास में हम आईपी एड्रेस का जो आईपी हेडर होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसका पूरा स्ट्रक्चर हम देखेंगे आईपी हेडर का। तो आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर भी इसको लेकर के क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आया है, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर नीड ऑफ टाइम टू लिव फील्ड इज एन आईपी डेटाग्राम। तो जो आईपी हेडर का डेटाग्राम है, जो आईपी हेडर है, उसके अंदर टाइम टू लिव का क्या मतलब है। तो चार ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। इट कैन बी यूज्ड टू प्रायोरिटाइज पैकेट्स, इट कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस डिलेज, इट कैन बी यूज्ड टू ऑप्टिमाइज थ्रूपुट, इट कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट पैकेट लूपिंग। तो इनमें से सही आंसर आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं टाइम टू लिव होता क्या है। तो आईपी हेडर के अंदर टाइम टू लिव ये डिसाइड करता है कि एक पैकेट कितने राउटर तक जा सकता है। जैसे ही वो एक राउटर के पास जाएगा तो जो टाइम टू लिव वैल्यू दी गई होती है वो वैल्यू एक एक कम होती जाती है। जैसे एक के पास जाएगा एक कम हो जाएगी, और आगे जाएगा एक कम और हो जाएगी। तो जब उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो उसको नेटवर्क में से हटा दिया जाएगा, उस पैकेट को ड्रॉप कर दिया जाएगा, ताकि वो लाइफ टाइम तक उसके अंदर घूमता ना रहे। ऐसा कई बार हो सकता है, अगर किसी पैकेट को रूट नहीं मिल रहा हो तो वो संभावना रहती है उसकी कि वो नेटवर्क के अंदर घूमे जाए। तो उस चीज़ को रोकने के लिए उसका टाइम टू लिव, उसकी लाइफ सेट कर देते हैं कि इतने राउटर को पार करने के बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। कई बार हम टाइम टू लिव के अंदर रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि इस राउटर से होकर के हमारा पैकेट जाना चाहिए, और उसी हिसाब से उसको राउटर का नंबर देते हैं कि 5 राउटर से होकर के जाना है तो उसको वैल्यू 5 दे देंगे। तो वो छठे राउटर तक पहुंच ही नहीं पाएगा, उससे पहले ही वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। या तो मिल जाएगा, जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच जाएगा, या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये काम है टाइम टू लिव का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडर का ये पार्ट है टाइम टू लिव। तो मैंने लिखा भी है यहाँ, जब एक पैकेट नेटवर्क से गुजरता है तो हर राउटर टाइम टू लिव की वैल्यू को 1 से घटा देता है। जब ये वैल्यू 0 हो जाती है तो पैकेट को खत्म कर दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है। इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी पैकेट नेटवर्क में अनंत काल तक चक्कर नहीं लगा सकता, लूप नहीं करता। इसका ये मतलब हुआ कि टाइम टू लिव वैल्यू सेट करने से कोई भी पैकेट नेटवर्क के अंदर पूरी लाइफ चक्कर नहीं लगा सकता, लूप में नहीं घूम सकता। अगर दूसरे विकल्पों की बात करें जो क्वेश्चन में दिया गया है कि क्या ये प्रायोरिटाइज सेट करता है, प्रायोरिटी सेट करता है पैकेट की, तो टीटीएल जो टाइम टू लिव है इसका प्रायोरिटी से कोई लेना देना नहीं है। सेकंड जो ऑप्शन था वो था रिड्यूस डिले। क्या टाइम टू लिव डिले को रिड्यूस करता है? नहीं, ये टाइम को भी रिड्यूस नहीं करता है। और थर्ड ऑप्शन था ऑप्टिमाइज थ्रूपुट। क्या टीटीएल थ्रूपुट को बेहतर बनाता है? नहीं, ऑप्टिमाइज भी नहीं करता है थ्रूपुट को। तो जाना हमने टीटीएल क्या होता है आईपी डेटाग्राम के अंदर। अब आईपी डेटाग्राम का पूरा स्ट्रक्चर हम एक बार जान लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आए उसका हम जवाब दे सके ठीक से। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये होता है हमारा आईपी डेटाग्राम, जिसको हम आईपी हेडर फॉर्मेट भी बोलते हैं। इसके अंदर जो हमारा डेटा है उसके साथ हेडर को भी अटैच किया जाता है। आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे एक ट्रक हो और ट्रक के आगे का केबिन उसका हेडर है, और जो पीछे ट्रक के अंदर जो सामान रखा है वो डेटा है। तो हेडर क्या है? डेटा को ले जाने वाला एक कैरियर है। इस हेडर की जो लेंथ है वो मिनिमम 20 बाइट होती है और मैक्सिमम यहाँ लिखा हुआ है 60 बाइट होती है। और पूरा ये हेडर और डेटा मिलकर के मैक्सिमम इसकी जो लेंथ हो सकती है वो 65,536 बाइट हो सकती है। अब यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, ये जो नीचे आपको एक टेबल नुमा आकृति दिख रही है, ये एक्चुअल में हेडर के बारे में खोल करके बताया है कि हेडर में होता क्या है।
आप यहाँ नीचे देख सकते हैं ये टेबल जैसा स्ट्रक्चर हमने बनाया है। एक्चुअल में ये टेबल जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, ये सीधी लाइन होती है। ये टेबल नुमा स्ट्रक्चर इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि हमारे स्क्रीन पर ये एक साथ एक लाइन में फिट नहीं हो सकता, इसलिए हमने मल्टीपल लाइंस को दिखाने में इसका यूज किया है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 5 रोज के अंदर हमने इस आईपी हेडर को डिस्क्राइब किया है। और यहाँ जो एक रो है वो 32 बिट की है, तो 5 रो कितनी हो गई, 5 चौका 20 बिट की हो गई। तो 32 बिट मतलब 4 बाइट होती हैं, तो 5 चौका 20 बाइट हमारी हो गई। इसलिए हेडर की जो मिनिमम लेंथ होती है वो 20 बाइट तो होगी ही होगी। और जो अगर उसमें ऑप्शनल भी अपन ने ऐड कर दिया तो उसकी लेंथ 20 से 60 बाइट की हो सकती है। तो मैं पहले नीचे से शुरू करता हूं। सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इसके अंदर होते हैं। डेटा कहां से भेजा जा रहा है और कहां जाना है, ये दोनों आईपी एड्रेस इसके अंदर मेंशन किए जाते हैं। तो सोर्स आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। ये हमने लास्ट क्वेश्चंस में देखा है। 32 बिट का हमारा IPv4 एड्रेस होता है, जिसमें 4 ऑक्टेट होते हैं, मतलब 8 बिट के 4 ऑक्टेट उसके अंदर होते हैं। जैसे 192.168.1.1, तो इस तरह से 4 ऑक्टेट उसके अंदर हो गए। तो आईपी एड्रेस का इस्तेमाल सोर्स में भी किया जाता है और डेस्टिनेशन के लिए भी किया जाता है। तो टोटल दोनों 32 बिट के यहाँ हो गए हैं। अब रह गई हमारी ये ऊपर की 3 रो, इनको भी समझ लेते हैं क्या होता है ये। तो पहले 4 बिट का होता है वर्जन। तो वर्जन हमारा IPv4 है या IPv6 है। तो IPv4 है तो हम इसकी वैल्यू 4 लिखेंगे। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट HLAN। HLAN की फुल फॉर्म होती है हेडर लेंथ। तो हेडर की जो डिफ़ॉल्ट लंबाई है ये मैं बता चुका हूँ, 20 बाइट होती है। कैसे होती है, क्योंकि एक की पूरी लेंथ कितनी है, 32 बिट की है। तो 32 बिट को हम बोल सकते हैं 4 बाइट, और 5 रो है तो 4 पंजे 20 बाइट हो गई। और इसे हेडर लेंथ की फील्ड में 4 बिट के अंदर दर्शाया जाता है। जो ये हेडर लेंथ है यहाँ पर ये मेंशन करना होता है कि कितनी बाइट इसकी लेंथ है, लेकिन दिखाने के लिए 4 बाइट के अंदर ही हमको रिप्रेजेंट करना होगा। नेक्स्ट है हमारा DS यानी कि डेटा सर्विस, जिसे 8 बिट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। डेटा बिट के अंदर, जिसको हम टाइप ऑफ सर्विस भी बोलते हैं, ये डिसाइड करता है पैकेट की प्रायोरिटी। जैसे हाई प्रायोरिटी है या लो डिले है, तो ये हमें यहाँ मेंशन करना होता है। अगर 000 है तो कोई प्रायोरिटी नहीं है। उसके बाद है टोटल लेंथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो 20 से 65,536 बाइट लिखा हुआ है, तो ये यहाँ से लेकर के हेडर प्लस डेटा दोनों की लेंथ को बोलते हैं टोटल लेंथ। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, पूरे आईपी डेटाग्राम की लंबाई हेडर प्लस डेटा को दर्शाता है। मान लीजिए अगर इसका वैल्यू 60 बाइट है तो इसके अंदर 20 तो हेडर बाइट हो सकती हैं और 40 बाइट इसके अंदर डेटा की हो सकती हैं। तो हमारी फर्स्ट रो क्लियर हो गई है, ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट रो के बाद अब आती है हमारी रो नंबर सेकंड, जिसमें बात की करेंगे हम आइडेंटिफिकेशन की। तो ये जो रो आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी रो फ्रेगमेंटेशन के लिए है। ये पूरी की पूरी रो फ्रेगमेंटेशन की बात करती है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि डेटा को छोटे छोटे फ्रेम्स में तोड़ना। तो अगर हम फ्रेगमेंट कर देते हैं डेटा को, तो उनको पहचानने के लिए एक यूनिक नंबर देना होता है, जिसको हम आइडेंटिफिकेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये 16 बिट का हम छोड़ते हैं ताकि उसकी स्थिति को पहचान सके। तो फ्रेगमेंटेशन की स्थिति में पैकेट की पहचान करने के लिए आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, जो कि 16 बिट का होता है।
मैंने बताया फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है, एक बड़े आईपी पैकेट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। उसके बाद है फ्लैग। फ्लैग जो बिट होती है ये बताती है कि क्या हमारे जो फ्रेगमेंट हैं, जो फ्रेम्स हैं, जो छोटे छोटे पैकेट हैं वो सारे आ चुके हैं या अभी आना बाकी हैं, ये बताता है हमारी फ्लैग बाइट। तो 3 बिट का ये फ्लैग बिट होती है। अगर फ्लैग बिट में पहली बिट 0 है जो कि रिजर्व है, 0 रहेगी रहेगी, लेकिन अगर दूसरी बिट जो है वो अगर 0 है तो इसका मतलब है कि फ्रेगमेंटेशन नहीं हुआ है, और अगर 1 है तो इसका मतलब है, थोड़ा उल्टा बोल दिया, अगर फ्रेगमेंटेशन बीच वाली बिट 1 है तो इसका मतलब है कि फ्रेगमेंटेशन नहीं किया जा सकता और इसको नहीं तोड़ा जा सकता, और अगर तीसरी बिट 0 है तो इसका मतलब है कि कोई फ्रेगमेंटेशन बाकी नहीं है, सारे फ्रेगमेंटेशंस आ चुके हैं। और अगर वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब है कि अभी और फ्रेगमेंटेशन और फ्रेम आने बाकी हैं। तो जब सेंडर से डेटा रिसीवर के पास जाएगा और फ्रेम्स में टूट करके जाएगा तो उनको अरेंज इसी आधार पर फ्रेम फ्लैग के आधार पर ही पता चलेगा कि क्या और कोई फ्रेम बाकी रह गया है नेटवर्क में जो ट्रेवल करके आ रहा है। अगर लास्ट वाली जो बिट है अगर वो 0 है तो इसका मतलब है कि सारे फ्रेम आ चुके हैं, अब हम इनको डिफ्रेगमेंट कर सकते हैं। अब इस रो का जो लास्ट है वो है फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट है ये बताता है कि ये फ्रेम, ये पैकेट जो टुकड़ों में बांटा हुआ है, ये टुकड़ा कहाँ से शुरू होता है। ये हमको फ्रेगमेंटेशन ऑफर वाली जो बिटें हैं 13 बिट ये बताती हैं। अब है टाइम टू लिव। तो टाइम टू लिव हम देख चुके हैं, हर राउटर टाइम टू लिव की वैल्यू को घटाता है। तो ये तय करता है कि पैकेट अधिकतम कितने राउटर पार कर सकता है, और अगर इसका मान अगर 64 रखा गया है तो ये 64 राउटर तक जा सकता है। अब है प्रोटोकॉल जो 8 बिट का है। तो जो डेटा है हमारा, ये डेटा इसको कौन सा प्रोटोकॉल हैंडल करेगा, उस प्रोटोकॉल का जो नाम है हमें यहाँ बताना पड़ता है 8 बिट के अंदर। अगर मान लीजिए 6 लिखा है इस प्रोटोकॉल के अंदर तो 6 का मतलब है कि ये टीसीपी प्रोटोकॉल इसको हैंडल करेगा डेटा को। अब आगे जो है वो है एरर चेकसम। चेकसम जो है वो एरर डिटेक्शन के काम में आता है। तो ये हेडर की एरर को डिटेक्ट करेगा कि क्या एरर जो पहुंचा है, जो हेडर पहुंचा है वो सही हेडर पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो मैंने यहाँ लिखा भी है हेडर चेकसम मतलब हेडर डेटा की सत्यता जांचने के लिए चेकसम होता है, और यहाँ जो वैल्यू है वो हेक्साडेसिमल में लिखी जाती है। जैसे ABCD लिखा तो ये हेक्सा में है। तो ये पूरा फ्रेम, ये पूरा डेटाग्राम आपको क्लियर हो गया होगा कि हेडर के साथ डेटा होता है। हेडर की जो लेंथ है वो 20 बाइट मिनिमम होती है और 60 बाइट मैक्सिमम हो सकती है। सबसे पहले वर्जन होता है जो 4 बिट का है, उसके बाद हेडर की लेंथ है, उसके बाद प्रायोरिटी वाली बिट्स हैं, उसके बाद टोटल डेटा की जो लेंथ है हेडर प्लस डेटा की लेंथ होगी वो हमको बतानी पड़ेगी। उसके बाद जो फ्रेगमेंटेशन का आइडेंटिफिकेशन के लिए बिट्स होती हैं, और फिर उसके बाद फ्लैग के लिए लिस्ट होती है, बिट होती है कि फ्लैग हमारा फ्रेगमेंट और आगे है या नहीं, टुकड़े और आना बाकी हैं या नहीं है। और फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट मतलब यहाँ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है कोई फ्रेम वो यहाँ लिखा जाता है। टाइम टू लिव, एक राउटर में एक पैकेट कितने राउटर तक जिंदा रहेगा वो टाइम टू लिव बताता है। प्रोटोकॉल यानी कि डेटा रिसीव होने के बाद कौन सा प्रोटोकॉल इस डेटा को हैंडल करेगा वो प्रोटोकॉल यहाँ लिखा जाता है। और हेडर चेकसम में हेडर की सत्यता चेक करने के लिए हेडर की एरर्स चेक करने के लिए हेडर चेकसम का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम सोर्स आईपी का एड्रेस लिखते हैं।
जहाँ से डेटा भेजा गया है और डेटा जहाँ पहुँचना है उसका आईपी एड्रेस लिख करके भेजते हैं। तो इस हेडर में इतनी सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है, फिर उसके साथ डेटा जाता है। तो ये है आईपी डेटाग्राम। आईपी डेटाग्राम का मॉडल मैंने आपको पूरा समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बिल्कुल रेडी है, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर नीड ऑफ टाइम टू लिव फील्ड इन एन आईपी डेटाग्राम। तो आईपी डेटाग्राम के अंदर टाइम टू लिव फील्ड का क्या आवश्यकता है, इसमें 4 आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो चौथा स्टेटमेंट है कि इट कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट पैकेट लूपिंग। तो ये जो टाइम टू लिव है ये पैकेट को लूपिंग से बचाता है। एक नेटवर्क के अंदर काफ़ी सारे पैकेट आवाराओं की तरह घूम सकते हैं अगर टाइम टू लिव ना हो तो सही आंसर है इट कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट पैकेट लूपिंग।